नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। अभी ऑल्दो इक्विटी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं, काफी अच्छा रिटर्न्स आए लास्ट 2-3 साल में। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू नोटिस हियर इज कि ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने हिस्टोरिकली कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करा था एंड जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में थी, मे बी बिकॉज काफी लोग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीवर करते थे। सो फॉर इंस्टेंस वाटर ईपीसी हो गया या रेल ईपीसी हो गया या फिर हाईवे डेवलपमेंट का जो काम होता था, वो वाला ईपीसी बिजनेस में जो भी कंपनीज थी, ऑलमोस्ट सबकी बुक्स बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में थी बिकॉज वो लोगों ने बोरिंग उठाई थी टू डिलीवर ऑन दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। बट गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें गवर्नमेंट ने रीपे नहीं करा उनको, तो उनके जो रिटर्न आने वाले थे पैसों के वो डिस्प्यूटेड है करंटली, जिसकी वजह से वो अपनी बोरिंग भी पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे एंड काफी ज्यादा आर्बिट्रेशन क्लेम इनने करके रखा था बट कुछ अवार्ड्स नहीं आ रहे थे उनके, बिकॉज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो था हमारा वो काफी वीक था इंडिया में। बट लास्ट 2-3 साल में जो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो प्रोसेस हमारा वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया है एंड काफी जो लेगेसी बिजनेसेस थे जहाँ पे अब बहुत टेलविंड आ रही है। सो फॉर इंस्टेंस वाटर ईपीसी में ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि उनका अगले 10 साल में प्लान है कि हर साल 1 लाख करोड़ वो लोग स्पेंड करेंगे टू डेवलप द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं हाईवे ईपीसी की बात करूं तो एनएचएआई का टारगेट है कि इंटरिम बजट में ऐसा बताया था कि 11 लाख करोड़ वो लोग खाली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाले एंड लगभग 22 लाख करोड़ स्पेंड करने वाले हैं टू डेवलप हाईवेज बाई FY 30-31, जिसमें इन लोग का प्लान है कि अराउंड 30,600 किलोमीटर के हाईवे का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। सो अगेन केपेक्स बहुत ज्यादा होने वाला है बट बिकॉज पास में जो भी की प्लेयर्स थे सबकी बैलेंस शीट बहुत पुअर कंडीशन में है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कैसे करेंगे? एंड आपको इतना बड़ा डिमांड है तो कोई फुलफिल करने वाले होने तो चाहिए लेगेसी प्लेयर्स। तो नेचुरली जो प्लेयर्स जो पास्ट में सफर करे थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, उनकी अब जो बुक्स है जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत अच्छा रिपेयर वर्क चल रहा है वेरी उनका डेट जो है दैट इज गेटिंग रीस्ट्रक्चर्ड। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस कि तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या एग्जैक्टली, क्यों एक कंपनीज को ये करना पड़ता है एंड क्या सिचुएशन होती है जिससे ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग वो लोग कर सकते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस 2 लाइव एग्जांपल्स ऑफ द सिनेरियो। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग सिंपली पुट इज अ प्रोसेस जिससे कंपनीज अपना डेट को रिस्ट्रक्चर करती है एंड रिड्यूस करने की अटेम्प्ट करती है। दिस कैन बी इधर बाय रेजिंग फंड्स या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग डेट है उसको कुछ वन टाइम सेटलमेंट करके, या फिर अपने जो जिनको डेट वो ओ करती है उनके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके वो लोग अपना डेट रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड परसेप्शन रिगार्डिंग द बिजनेस काफी इंप्रूव हो जाएगा एंड दे विल बी अगेन एबल टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस प्रॉपरली। So that is the core idea of restructuring. And in this particular video, we will focus specifically on debt restructuring. तो पास्ट में कौन सी कंपनीज क्यों डेट रिस्ट्रक्चरिंग में गई थी या बस्ट क्यों हुई थी बेसिकली? तो एक तो था पुअर कैपिटल एलोकेशन। तो अगर हम सेटको ऑटोमोटिव्स की बात करें तो सेटको ऑटोमोटिव इज अगेन एन ऑटो इंसिलरी कंपनी। ये लोगों ने एक बहुत मेजर केपेक्स करा था जहाँ पे लोगों ने अपनी सब्सिडी अलग से चालू करी थी फॉर डेवलपिंग सम पार्ट्स इन हाउस। बट बिकॉज वो लोग जो इन हाउस जो पार्ट्स डेवलप करने थे उसका जो प्रोसेस थे उसको लोग ढंग से मास्टर नहीं कर पाए थे एंड वो लोग जो केपेक्स जो लाए थे उसमें जो एंड आउटकम आ रहा था वो प्रोडक्ट उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। तो उसकी वजह से उनके जो एंड कस्टमर्स थे वो लोग उससे माल लेना ग्रेजुअली छोड़ दिए बिकॉज वो लोग अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत मेजर केपेक्स भी कर लिया था दैट इज एंड उनका वो जो कैपिटल एलोकेशन था वो ढंग से फुलफिल नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल बुक्स थी उसमें बहुत मेजर प्रेशर आ गया वेरी आपका एक तो आपने डेट लिया था काफी टू डू दैट पर्टिकुलर केपेक्स एंड वो जो केपेक्स में जो आपके इंक्रीमेंटल लॉसेस आ रहे थे उसके हिसाब के ओवरऑल जो बुक थी या ओवरऑल जो पीएनएल था उसमें भी लॉसेस आने लग गए थे एंड उसकी वजह से कंपनी ऑलमोस्ट बस चली गई। अभी इधर भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। देन सेकंड इज इंडस्ट्री हेडविंड्स। अब इंडस्ट्री हेडविंड्स कैन इधर भी कि आपके जो एंड कस्टमर है दैट इज गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही आपको एंड आपने काफी सारा डेट या लूम को अपने हायर करके रखा है, या फिर आपने उनकी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल तो कर दिए बट वो लोग आपको सामने से पेमेंट नहीं दे रहे बिकॉज वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, उसकी वजह से जो पूरा इंडस्ट्री था वो ऑलमोस्ट सफर कर रहा था एंड कुछ मेजर टेलमेंट नहीं थे उधर। थर्ड कैन बी प्रमोटर्स साइफनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स मनी। अब हमने लॉयड एंटरप्राइजेज एंड काफी सारी अलग अलग कंपनी में देखा है जहाँ पे प्रमोटर बिकॉज ज्यादा ऑनेस्ट थे तो उसकी वजह से कंपनी ऑल्दो काफी अच्छा प्रॉफिट ला रही थी बट सडनली रिस्ट्रक्चरिंग में जाना पड़ गया था उनको। एंड लास्ट इज एक्सटर्नल इवेंट्स, जैसे अगर फायर के लिए डाइची करकरिया करके एक केमिकल कंपनी है जिसका बहुत अच्छा ऑपरेशन था एक टाइम पे बट बिकॉज उनका पूरा जो फैसिलिटी थी वो सडनली फायर में वैनिश हो गया था, तो उसके से वो लोगों को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा अगले 3-4 साल में। तो ये सब रीजंस के चक्कर में जनरली कोई भी कंपनी बहुत पुअर कंडीशन में जा सकती है। और भी रीजंस हो सकते हैं, दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट बट अगेन
हाउ कैन वन सक्सेसफुली रीस्ट्रक्चर द बैलेंस शीट, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तरीका है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे हम आगे देखें कि हमारी जो कंपनीज थी उनके पास एग्जिस्टिंग कुछ बहुत अच्छे एसेट्स थे जिसको उन्होंने सेल करके अपना डेट पार्टली रीपे कर दिया। अनदर थिंग कैन बी कि आप एक्सटर्नल इन्वेस्टर से पैसा उठाओ एंड यूज दैट मनी टू रीपे डेट या फिर फंड योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। एंड अगर प्रमोटर खुद इन्फ्यूज करते हैं बिजनेस में तो बैंकर्स इसे को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो एक प्रमोटर का इन्फ्यूजन इज ऑल्सो की पैरामीटर। अगर प्रमोटर खुद रिच हो गए एटलीस्ट प्राइवेटली, तो उनका जो लिस्टेड एंटिटी होगी वो अगर स्ट्रगल भी कर रही होगी तो प्रमोटर कैन सपोर्ट दैट बिजनेस बाय इन्फ्यूजिंग मनी फ्रॉम हिज ओन वेल्थ। सो ऐसे भी केसेस हमको देखने पड़ते हैं कि अगर हम कोई भी रिसर्च समझने की ट्राई कर रहे हैं तो वी शुड लुक एट प्रमोटर कितने रिच है एंड डस प्रमोटर हैव द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट दिस रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट बाय हिमसेल्फ। अनदर थिंग टू नोट हियर इज कि काफी बार बैंक्स क्या करती है, उनके काफी टाइम से ये लोन डिलिंक्वेंट पड़े होते हैं। तो व्हाट दे डू इज वो लोग वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस देखो 2,000 करोड़ मेरे को वो करता है, तू एक काम कर उसमें से 1,000 करोड़ इज सस्टेनेबल डेट जो तू मेरे को रिपे कर सकता है, या तो तू एसेट बेच के या तो तू फंड रेज करके, या फिर तू एक काम कर वो जो डेट है उसको मेरे को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। एंड काफी बार जो अनसस्टेनेबल डेट होता है विच इज जनरली द इंटरेस्ट कॉस्ट, एक तो आपका प्रिंसिपल कॉस्ट होता है ना, आपका एक इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। तो काफी बार प्रिंसिपल जो कॉस्ट होता है उसको पे ऑफ कर देते लोग, बट जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है जो लास्ट 4 5 10 साल में कंपाउंड होता रहता है ग्रेजुअली, वो अनसस्टेनेबल डेट बन के रह जाता है। तो बैंक्स काफी बार उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को राइट ऑफ कर देती है विच इज कॉल्ड एज वन टाइम सेटलमेंट विद बैंक्स। लास्ट इज अपने डेट को आप इक्विटी में कन्वर्ट करो, जैसे हमने डिस्कस करा था कि काफी बार बैंक से कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो बैंक से बेसिकली ये जो स्ट्रेस एसेट होती है उसको उठा लेती है एंड दे ट्राई टू टर्न दिस अराउंड बाय मोनेटाइजिंग द एसेट्स और समथिंग। तो उसको भी काफी बार हम लोग डेट जो उनका हम ओ करते हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल डेट कम हो जाता है। अब हम लाइव केसेस देखते हैं जो अभी चल रहे इन द डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्पेस। तो सो द फर्स्ट कंपनी इज सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब ये कंपनी इज अ हाईवे ईपीसी प्लेयर। ये लोग के 11 बोट प्रोजेक्ट्स है एंड ये लोग लगभग लास्ट 30 40 साल से काफी अच्छे स्केल का काम कर रहे हैं। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द हाईवे ईपीसी स्पेस एटलीस्ट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये कंपनी एक टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म करती थी बिकॉज दे वर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। तो अगर हाईवे ईपीसी इज अ वेरी टेंडर ड्रिवन बिजनेस है, आपको टेंडर मिलेगा तब वो काम करके दिखाओगे, पर आपको इंक्रीमेंटल जब एक्स्ट्रा मार्जिन कमा सकते हो वो तब होगी अगर आप पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो भी आपको कोई भी हाईवे ईपीसी वर्क करना होता है तो उसको आपको थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको एक तो एसफल्ट चाहिए होता है, क्वारीज से आप वो सीमेंट ये सब निकाल सकते हो, रेडीमिक्स कंक्रीट चाहिए होता है। तो वो सब जो रॉ मटेरियल होता है बेसिकली टू डू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, वो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करती थी, जिसके से अगेन उसकी ओवरऑल इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था बिजनेस में। एंड अगर हम देखें तो एक टाइम पे दिस वाज वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मर इन द मार्केट। लाइक 2000 अगर हम 2008 से लेकर 2014 तक का टाइम देखें तो हाईवे ईपीसी कंपनी ने 10x रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड प्रमोटर्स भी अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे थे बिजनेस में, 46% से 50% कर दिया था। And अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मार्की इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग था इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो एक जो हम लोग अभी काफी जो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कौन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है इस बिजनेस में, तो जस्ट आई एम ट्राई टू टेल यू कि अच्छे इन्वेस्टर बिजनेस में होना इज नॉट अ गुड साइन कि अगर अच्छा इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्टेड है तो कंपनी अच्छी ही होगी। हमें अपना खुद का फोरसाइट लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है कंपनी के, बिकॉज इंसान गलती कर सकता है आफ्टर ऑल। तो इन द पॉइंट हियर बीइंग इज कि प्रमोटर का अच्छा शेयर होल्डिंग था बिजनेस में, अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी अच्छा परफॉर्म करी थी। बट अगर हम देखें तो 2015-16 के बाद से कंपनी का परफॉर्मेंस सडनली काफी गिर गया था, इट वाज बैक टू 2008 लेवल्स। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके से इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ गया था? फर्स्ट वॉज कि लोगों के जो बीओटी प्रोजेक्ट्स है, दैट इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि ये लोग एनएचएआई के लिए प्रोजेक्ट पूरा अपना जो हाईवे होता है उसको डेवलप कर लेते हैं। बट इनका अग्रीमेंट ऐसा होता है कि ये लोग 10 15 साल तक जो टोल से जो रिवेन्यू आएगा उससे अपना जो इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा है उसको पार्टली रिपे कर लेंगे, बाद में इन लोगों को कुछ एग्जिट मिल जाएगा अपना जो ये लोग जब ट्रांसफर करेंगे टू गवर्नमेंट। तो ये बीओटी जो मॉडल होता है दैट इज बोट मॉडल, उसमें एक इशू ये होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट दैट इज उसने कुछ भी अजीब काम कर दिया कि सपोज उनको वोटर्स को अपील करना था एंड वो लोग ने सडनली एक पर्टिकुलर रोड से टोल घटा दिया कि इस हाईवे में आपको टोल पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी बिकॉज वो लोग ने तो पूरा प्रोजेक्ट ही एग्जीक्यूट ये सोच के करा था कि हमें भाई टोल के रेवेन्यूज आते रहेंगे एंड अगर वो आना ही बंद हो जाएंगे तो इनको पैसे कैसे मिलेंगे अपने प्रोजेक्ट के। एंड 2015-16 के टाइम पे ऐसा काफी सारे स्टेट्स में देखा गया था कि जिन्होंने ये बीओटी मॉडल में एग्जीक्यूशन करा था
उनको बहुत मेजर रिस्क आ गया था, बिकॉज उन्होंने एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिडिंग करी थी। वो लोगों ने बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा लीवर कर लिया था, बहुत सारा डेट उठा के वो लोगों ने ये सब काम करा था। एंड वो लोगों ने काफी अपना जो टोल से जो रेवेन्यू आना था वो ओवर एस्टिमेट कर लिया, बिकॉज गवर्नमेंट्स ने तो टोल रेवेन्यू कट कर दिया या फिर कम्प्लीटली हटा ही दिया। तो उसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल बिजनेस प्रोस्पेक्ट थे वो काफी ज्यादा वॉल्टाइल बन गए थे। एंड बिकॉज ये लोग सामने जो आर्बिट्रेशन क्लेम करे थे बेसिकली, कि हम लोग इतना डिजर्व करते थे, आपने बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी हमारे रेवेन्यूज कम हो गए, तो आप वो शॉर्टफॉल खुद मीट करो। एंड गवर्नमेंट डिले कर देती थी कि हम नहीं करेगी, या कोर्ट में केस चलता था। तो वो सब के चक्कर में ये लोग डेट तो ऑलरेडी लेके रखे थे, तो इन लोग को इंटरेस्ट पेमेंट एंड बाकी सब रीपेमेंट्स तो करने थे। तो उनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा एक तो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में चली गई, एंड इनको पैसा नहीं मिल रहा था वापस। एंड बिकॉज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लान्स काफी ज्यादा पुअर थे कंट्री में, तो उसकी वजह से ये सब कंपनीज काफी ज्यादा सफर कर रही थी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो अगेन द फ्यू की रीजंस बिहाइंड दिस वाज कि एक तो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन था इन द ईपीसी सेक्टर। तो इन लोगों ने जो बिडिंग करी थी फॉर द प्रोजेक्ट्स, एक तो वो बहुत ज्यादा गंदे रेट पे करी थी, बिकॉज अगेन टेंडर ड्रिवन बिजनेस में बेसिकली जो लोएस्ट बिड करता है कि मैं इतने में कर दूंगा काम, तो उसको जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। एंड जनरली अगर आप लोएस्ट बिड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। एंड यू नीड टू इंश्योर कि आप ऐसे एरिया में टारगेट करो जहाँ पे कंपटीशन कम है, ताकि आपको लो बिड काफी कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कंपटीशन होगा तो आपका जो बिडिंग मैकेनिज्म होगा वो काफी ज्यादा पुअर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको ऑर्डर विन तो काफी आ जाएंगे, बट जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि यार इसमें तो मार्जिन ही नहीं बैठ रहा मेरा। तो एक तो ईपीसी सेगमेंट, स्पेशली हाईवे ईपीसी सेगमेंट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन था। देन अगेन बिकॉज ये लोगों की बैलेंस शीट इतनी पुअर कंडीशन में थी, तो इनके फाइनेंसिस अवेलेबल नहीं थे टू केटर टू दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल एज द न्यू प्रोजेक्ट्स। एंड बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा पुअर था, तो उसके साथ ये लोग जो इनका राइटफुल इनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो लोग ढंग से क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे, या क्लेम कर भी रहे थे तो इनको पैसा नहीं आ रहा था। तो उसके साथ again इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में चली गई थी। इसकी वजह से ये लोगों ने काफी बार रिस्ट्रक्चरिंग करने का अटेम्प्ट भी करा था। तो ये लोगों ने जैसे 2017-18 के पीरियड में ये लोगों ने एक अटेम्प्ट करा था कि इनका जो डेट है उसको दो हिस्सों में बांट देंगे, कि एक तो अनसस्टेनेबल डेट हो गया जो बिल्कुल राइट ऑफ ही हो जाएगा, और जो सस्टेनेबल डेट है उसको थोड़ा फंड इन्फ्यूजन करके थोड़ा इक्विटी से कन्वर्ट करके ये लोग रिस्ट्रक्चर करने की ट्राई करेंगे। बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड आरबीआई का एक रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट करके एक सर्कुलर आया था, जिसके से इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग वाला जो एफर्ट था वो डिले हो गया था। देन अभी ये लोग ने अगेन सेकेंड अटेम्प्ट करा है टूवर्ड्स रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये लोग ने अपने AR21 जो एनुअल रिपोर्ट था इनका, उसमें इन्होंने मेंशन करा था कि मोस्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हु टर्न लॉस मेकिंग सेल्डम टर्न टू एक्टिव बिजनेसेस, बिकॉज अगर आप लॉस मेकिंग चले गए ऐसे बिजनेस में, बिकॉज आपके इंटरेस्ट कॉस्ट इतने ज्यादा हाई होते हैं, तो आपको टर्न अराउंड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू रिस्ट्रक्चर योर बैलेंस शीट। तो इन्होंने ये कहा कि आर बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट वी एक्सेप्टेड रियलिटी, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बिकॉज अगेन ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव चले गए थे बिडिंग प्रोसेस में भी, एज वेल एज ओवर लेवरेजिंग देयर बैलेंस शीट टू फुलफिल और टू गेट न्यू ऑर्डर्स। सो अब ये लोग ने फिर से अपनी पूरी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर कर लिया, नाउ दे आर पैडेड फॉर द सेकंड इनिंग्स। तो अब रिस्ट्रक्चरिंग करी कैसे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर दिस इज एन ऑन गोइंग केस, अभी अप्रूवल आना बाकी है फ्रॉम एनसीएलटी, बट इनने जो प्रपोज करा है दैट इज बेसिकली कि ये लोग का अभी करंटली 3000 करोड़ का डेट ये लोग ओ करते हैं टू लेंडर्स। उसमें से दे हैव शोड कि 1000 करोड़ जितना हम लोग ये क्या बोलते हैं कंटिन्यूइंग डेट रख सकते हैं, एंड बाकी जो 2000 करोड़ होगा उसको हम ये प्रेफरेंस कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली आफ्टर फ्यू इयर्स यू कैन क्लेम दैट बैक। अब जो लोगों ने डेट जो कंटिन्यू कर रहे हैं इफेक्टिवली, उसको ये लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो है वर्किंग कैपिटल जो इनकी कैश फैसिलिटी है वो, एंड दूसरा इनका अगेन है टर्म फैसिलिटी लोन, जो टर्म लोन मिलता है बेसिकली बैंक से वो। सो अगेन इफेक्टिवली अगर मैं बताऊं कि इनका जो 3000 करोड़ का लोन था उसको इफेक्टिवली ये लोग ने एटलीस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स 1000 करोड़ का कर दिया, एंड 2000 करोड़ के लोगों ने प्रेफरेंस कैपिटल में कन्वर्शन कर लिया। एंड अब जो 1000 करोड़ उसमें भी लोगों ने बेसिकली ऐसा करा है अभी कि 400 करोड़ जितने के एसेट्स बेचे हैं टू रीपे द डेट। एंड ये लोग काफी अभी फंड रेज कर रहे हैं टू रीस्ट्रक्चर द बैलेंस शीट। तो फंड रेज कैसा हो रहा है बेसिकली, अगेन टू समराइज दिस थिंग, ये लोगों का करेंटली जो टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो फाइनेंशियल डेट है वो 2200 करोड़ है। उसमें से इन लोगों का जो टोटल सेटलमेंट अमाउंट है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं टू एग्जिट फ्रॉम दिस रिजोल्यूशन इज 464 करोड़। अब इसमें से 180 CR ये लोग जो पे कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम मोनेटाइजिंग ऑफ एसेट। 147 करोड़ ये लोग ने जो प्लान करा है वो ये है कि हम इन्वेस्टर से रेस करेंगे टू मोनेटाइज दैट, एंड अगेन ये लोग एक और अपना कुछ एसेट बेचेंगे जिससे ये लोग बाकी का एसेट मोनेटाइज करेंगे। बट अभी लोग ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा फंड रेज करा था, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि काफी
लैक्स ऑफ करोड़ में एनएचएआई एंड गवर्नमेंट का प्लान है हाईवे ईपीसी में स्पेंडिंग करने का। And अगर हम डेटा भी देखेंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फोकस एरिया फॉर द गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड। एंड चाहे हम रोड कह दे, हाईवे कह दे, रेलवे कह दे, हर जगह बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाला है। एंड नेशनल हाईवेज जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड फ्रॉम 146,000 किलोमीटर टू 2 लाख किलोमीटर्स। दैट इज लगभग 50,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, हाईवे डेवलप होने वाले इन द कमिंग ईयर्स। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होने वाली, बिकॉज अभी करंटली खाली 4-5 हजार करोड़ का ही डेवलपमेंट होता है हर साल। तो 4-5 हजार करोड़ से सीधा 50,000 करोड़ हो जाएगा, तो 50,000 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी। तो उससे नेचुरली इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। एंड अगर आपके एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है उनके बैलेंस शीट रिपेयर होगी तो लोग ढंग से पार्टिसिपेट कर पाएंगे टूवर्ड्स इस ग्रोथ जोर्नी। सो इन इंडस्ट्री में टेलविंड्स अभी थोड़े रीजनेबल है। एंड कंपनी में भी एक बहुत अच्छा पार्ट ये है कि ये लोग ने अपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर पीपीटी में मेंशन करा था कि ये लोग का करंटली अराउंड 200 सीआर की एसेट है विच आर रिटर्न डाउन। अगेन इसका एक्चुअल वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगा, बट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन करंटली बुक्स में अराउंड 200 करोड़ के दिखते हैं। ये लोग ये पर्टिकुलर एसेट से अराउंड 4,000 करोड़ के बिड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। And अगर उससे ज्यादा का भी इनको बिड एग्जीक्यूट करना होगा तो ये लोग और केपेक्स कर लेंगे, आउटसोर्सिंग या कुछ कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इतना पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अच्छे से स्केल कर सकते हैं। एंड अगर हम इनके पीक टाइम पे भी देखें तो ये लोग अराउंड 2,500 सीआर का सेल्स करते थे एनुअली। सो अगेन 3-4 हजार करोड़ का ये लोग रेवेन्यू सालाना कर सकते हैं अगर पूरा रिस्ट्रक्चरिंग इनके प्रॉपर्ली हो जाती है। एंड करंट ऑर्डर बुक इज क्लोज टू 3,000 करोड़, जिसमें से अराउंड 2,500 करोड़ दे आर सेइंग इज एग्जीक्यूटेड। एंड अभी जिन लोग ने मेजर फंड रेज करा जिसके से मेरे को कंपनी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। सो अगेन दिस इज जस्ट अ सर्कुलेशन की बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हम ये फंड रेज करेंगे, ये लोग अभी हमें फंड करेंगे। बट अभी तक जब तक एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं आएगा, ये जो इनकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसका जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा बेसिकली। बट जिनका रेजोल्यूशन बेसिकली है उसमें ये लोग लगभग 500 सीआर रेस कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स खुद 800 करोड़ इन्फ्यूज करने वाले बिजनेस में। अब ये लोग कैसे कर रहे हैं 800 करोड़ इन्फ्यूज? बेसिकली प्रमोटर्स के और भी काफी सारे एसेट है जिसको वो लोग बेच के या फिर कुछ अलग से सेल करके फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं द कोर बिजनेस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि कोई भी सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चरिंग होने के लिए जो प्रमोटर्स है उनके पास खुद के पास काफी अच्छा पैसा होना चाहिए जिससे वो जो रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट है उसको सपोर्ट कर पाए। बिकॉज बैंकर्स हमेशा चाहते हैं कि अगर हम लोग भाई अपना डेट को थोड़ा राइट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो वांट टू सी कि तू फुल इन है, तू खुद का बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। सो प्रमोटर्स 800 करोड़ बिजनेस में इन्फ्यूज करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन विल बी अराउंड 493 सीआर। तो अभी करंटली अगर आप स्टीरियो में जाकर देखोगे तो आपको इसका दिखेगा कि मार्केट कैप इज अराउंड 250 टू 300 सीआर। बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बिकॉज ये बिजनेस सक्सेसफुल तब होगा जब ये रिस्ट्रक्चरिंग फुलफिल होगी एंड ये लोग जो फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा। तो जब इनके जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होगी आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द डेट इक्विटी दैट दे आर डूइंग, सो दैट विल बी अराउंड 1,600 सीआर। इसका जो इम्प्लाइड मार्केट कैप है आफ्टर ऑल द कन्वर्जन ऑफ फंड रेज दैट विल बी अराउंड 1,600 सीआर। एंड दिस इज जस्ट द इक्विटी पार्ट। ये कंपनी के पास स्टिल थोड़ा बहुत डेट पड़ा होगा। इन लोगों ने जैसे हमने डिस्कस करा कि अराउंड 2,000 करोड़ का तो इनका बस खाली प्रेफरेंस शेयर पड़ा होगा जो फ्यूचर में रिडीम होगा। तो अगर इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू होगा वो अच्छा खासा 3-4 हजार करोड़ का तो होगा ही। एंड अगर हम फंड रेज की बात करते हैं तो मार्की इन्वेस्टर चाहे विकास खिमानी हो जाए कार्निलियन के, नाफ कैपिटल हो जाए, विराज रसल मेहता हो जाए विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग इन्वेस्टर, एंड ये श्लोका मेहता जो मुकेश अंबानी की डॉटर इन लॉ है उसके ब्रदर है, एंड वो लोग का भी काफी अच्छा स्किल का बिजनेस है एंड ही इज अ वेरी एस्टूड इन्वेस्टर। तो अगेन वन कैन स्टडी हिज ट्रेड्स हिस्टोरिकली, बट इनका इंडियन मार्केट्स में ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो ही इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रेफ राउंड। देन निवेश आए एंड काफी और अच्छे इन्वेस्टर्स ने participate करें in this particular pref round at 87 rupees, and current market price at the time of making of this video is around 115 to 120 rupees. So again the idea here is कि हमें ऐसी जो कंपनीज है उसको एकदम स्टार्टअप के लेंस से देखना पड़ेगा कि पास्ट में इनके बहुत सारी कैपेबिलिटी थी बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में चली गई थी जिसके से एंड इंडस्ट्री भी डाउनटर्न में थी। अब चीजें क्या चेंज हो रही है कि इनकी बैलेंस शीट स्लोली एंड ग्रेजुअली रिपेयर हो रही है, इंडस्ट्री में टेलविंड आने लग रहे हैं, एंड बिकॉज एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पास प्री क्वालिफिकेशन थी कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने का एंड बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का, तो नेचुरली अगर टेलविंड्स होगी तो ऐसी कंपनी जनरली बेनिफिट करेगी। एंड बिकॉज इनिशियली ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी वीक होते हैं तो मार्केट ऐसी कंपनी को इनिशियली अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता अगर ये एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसके हिसाब से। एंड जैसे जैसे एग्जीक्यूशन अच्छे से आते रहते हैं तो मार्केट उसकी वैल्यूएशन को रीरेट करते रहता है। तो हमें ऐसी कंपनीज को थोड़ा उस लेंस से देखना पड़ेगा, स्पेशली जब हम लोग अब देख रहे हैं आफ्टर द फंड रेस।
सो अगेन द आइडिया इज नॉट टू से कि अभी कंपनी जाके बाई कर लो, इवन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट दिस इज जस्ट अ केस स्टडी जो रिसेंटली गोइंग ऑन है, इसलिए आई थॉट टू डिस्कस दिस. द सेकंड इंटरेस्टिंग कंपनी दैट आई एम ट्रैकिंग हियर इज निटको लिमिटेड. सो निटको लिमिटेड इज बेसिकली एक सिरामिक एंड टाइल मैन्युफैक्चर जो बहुत बड़े स्केल का बिजनेस करती थी, एंड दे यूज्ड टू compete with the like of सेरा एंड कजारिया at one point of time. एंड इन उनके बॉम्बे में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर, फ्रेंचाइजी एंड रिटेल नेटवर्क भी है, एंड काफी अच्छा लैंड बैंक भी है कंपनी के पास. एंड ये लोग एक टाइम पे लगभग 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, एंड टिल 2020-21 इनके एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे पेस में ग्रो कर रहे थे. तो अगर हम इनकी बैलेंस शीट और सेल्स देखें तो वी कैन सी कि ये लोग काफी साल से प्रॉफिट ढंग से नहीं कर पा रहे थे, ऑल्दो इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी अच्छे स्केल का था. एंड अभी करंटली अराउंड 300-400 करोड़ की इनका सेल दिख रही है, बट हिस्टोरिकली ये लोग 800-900 करोड़ का भी सेल करते थे. तो करंट एसेट में सेल्स पोटेंशियल तो काफी ज्यादा इमेंस है. सिमिलरली अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो बिकॉज ऑफ सेवरल लॉसेज दैट दे हैव इनकर्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स, उनके रिजर्व्स है ना वो नेगेटिव है. एंड ऑल्दो ये लोग ने लास्ट फ्यू इयर्स में काफी अपने एसेट मोनेटाइजेशन करके अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की या रिड्यूस करने की ट्राई करी है, बट स्टिल काफी अच्छे लेवल पे था इनका डेट. एंड ये लोग ने जैसे हम देख सकते हैं कि अपने फिक्स एसेट काफी सारे बेचे हैं, जिसके से इनके ओवरऑल डेट कम हुए. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द कंपनी. अब ये लोग ने लास्ट 1-2 साल में काफी ट्राई करता टू रिस्ट्रक्चर द डेट. एक तो ये लोग ने अपना कुछ एसेट बेचा था ऑफ अराउंड 232 CR टू रिड्यूस द डेट. एंड ये लोग का बेसिकली जो डेट था वो जेएम फाइनेंशियल आर्क एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी जो होती है, उसने बेसिकली डेट फ्रॉम बैंकर्स को टेक ओवर कर लिया था. एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम इनका प्लान बेसिकली ये था कि जेएम फाइनेंशियल आर्क इसका डेट पूरा रिस्ट्रक्चर कर देंगे, एंड इन लोगों को फुल लीवे देंगे कि भाई अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्केल अप करो एंड उसको प्रॉफिटेबल बनाओ फिर से, टू टर्न अराउंड द बिजनेस. एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल केम इन 2020 जब कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश थी इन देयर ओन बिजनेस कि हम लोग अब बिजनेस को शिफ्ट करें टुवर्ड्स एसेट लाइट बिजनेस मॉडल. एंड जेएम फाइनेंशियल ने हमारा अभी 30% स्टेक ले लिया है कंपनी का, एंड पूरा डेट पूरा टेक ओवर कर लिया है. एंड दे वर वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो 100% से ग्रो करता रहेगा इन द कमिंग ईयर्स. बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू पार एज वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड. तो उसके बाद ये लोग ने रिसेंटली एक और अलग सा रिस्ट्रक्चरिंग करा है जहाँ पे 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है. एक तो इनका जो ओवरऑल जो डेट था जो जेएम फाइनेंशियल आर्क ने टेक ओवर करा था, वो जेएम फाइनेंशियल आर्क ने फॉरवर्ड कर दिया टू ऑथम इन्वेस्टमेंट कंपनी. अब ये एक अगेन लिस्टेड कंपनी है जो एनबीएफसी भी है, साथ में लोग इन्वेस्टमेंट्स में भी स्पेशलाइज करते हैं. सो उन्होंने पूरा जो डेट था वो टेक ओवर कर लिया फ्रॉम जेएम फाइनेंशियल. अब उसमें जो टोटल डेट था दैट वाज अराउंड 2800 CR. अब उसमें इन्होंने कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करी, अगर हम सिंपल वे में समझने की ट्राई करें तो प्रमोटर्स आर इन्फ्यूजिंग अराउंड 225 CR थ्रू वारंट्स. देन ये लोग 350 CR का फंड रेज कर रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स. फिर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये लोग जो ओवरऑल जो फंड रेज कर रहे हैं उससे ये लोग प्रमोटर्स जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के उनसे ही प्रॉपर्टी सस्ते रेट पे ले गए ऑफ अराउंड 300 CR, जिसकी एक्चुअल में एज पर माई एस्टिमेट्स रियल टाइम वैल्यू इज मच मच हायर देन व्हाट दे आर गिविंग. एंड जो अनसस्टेनेबल डेट होगा ऑफ अराउंड 1000 CR, वो ऑथम बेसिकली कन्वर्ट कर लेगा टू इक्विटी, जिसके बाद आफ्टर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन ऑथम इन्वेस्टमेंट्स का ये ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी उसका इन दिस पर्टिकुलर कंपनी शेयर होल्डिंग होगा ऑफ अराउंड 45%. तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग होगा दैट विल रिड्यूस अराउंड 20-25%, एंड ऑथम विल बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. तो ये उनका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट है. एंड अगर अगेन जैसे मैं बता रहा था कि पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग होगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर फंड रेस विल राइज टू 76% बिकॉज ऑथम का अकेले का 45% शेयर होल्डिंग होगा इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. एंड काफी मार्केट इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर फंड रेस में पार्टिसिपेट करे, अगेन द लाइक्स ऑफ विराज रसल मेहता एंड मैक्रो टेक डेवलपर्स जो वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्टर्स है इंडस्ट्री में, वो लोगों ने पार्टिसिपेट करा है. एंड सिंस ये लोग जो प्रमोटर्स हैं उनके अराउंड 100 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल को अक्वायर कर रहे हैं अराउंड 300 करोड़, तो मेरा ये अजम्पशन है कि बिकॉज अगेन बाकी रियल एस्टेट डेवलपर्स अगर प्रेफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा मेजर एसेट बैंक आ गया है ऑफ अराउंड 100 एकर्स, तो आगे जाके इनकी जो स्टोरी होगी दैट वोंट बी टाइल्स एंड सिरामिक्स का, बट आई थिंक दैट विल बी मोर टुवर्ड्स रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन. सो देयर इज अ रिच पॉसिबिलिटी कि लोग जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स या ऐसे कुछ अलग से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एंटर करेंगे, जिसके से इनका कंपनी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम अ टाइल मैन्युफैक्चरर टुवर्ड्स अ रियल एस्टेट प्ले. एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है टू नोटिस, अगर आप स्क्रीन में जाकर चेक करोगे तो कंपनी का मार्केट कैप कुछ आपको 800-900 करोड़ का दिखेगा, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग फिगर बिकॉज जैसे हम देख सकते हैं कि प्री इशू ऑफ शेयर होल्डिंग जो था
पहले जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी उसके पहले टोटल जो शेयर होल्डिंग जो आउटस्टैंडिंग थे बेसिकली दैट वाज अराउंड 7.18 करोड़. But after this entire restructuring effort, equity is becoming around 25.22 CR के आउटस्टैंडिंग बेसिकली शेयर्स हो गए. तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका जो शेयर होल्डिंग है बिजनेस में वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है विच वी कॉल एज इक्विटी डाइल्यूशन. तो अगर हमको हमेशा जो कन्वर्जन होगा इक्विटी शेयर जो लोग फंड रेज कर रहे हैं जो भी लोग डेट को इक्विटी पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जो लोग टोटल जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसके बेसिस में हमको इम्प्लाइड मार्केट कैप कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर ये लोग का जब कन्वर्जन सब हो रहा है उसके बाद इनके जैसे करंटली मार्केट कैप बैठ रहा है अराउंड 3000 CR. तो डू यू वांट टू बेट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी एट 3000 CR? बिकॉज अगर आप स्क्रीनर में 800-900 करोड़ देख के बेट कर रहे हो सो यू आर डूइंग योरसेल्फ अ बिग डिससर्विस बिकॉज इसका इम्प्लाइड मार्केट कैप इज अराउंड 3000 CR एंड नॉट 800 और 900 CR. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट इन ऑल दीज रिस्ट्रक्चरिंग केसेस. एंड ये लोगों का जो फंड रेज हुआ था दैट वाज अराउंड 92 रुपीज पे एंड करंटली आई गेस मार्केट कैप इज अगेन अराउंड 120 रुपीज. सो द आइडिया हियर इज नॉट टू टेल यू कि जाके आप बाई कर लिए कंपनी इधर बहुत अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बिकॉज आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हमें उसका आइडिया ही नहीं है. वी आर जस्ट गेस्टिमेटिंग कि लोग इतना बड़ा फंड रेज करा है इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं बिकॉज ये लोग ने इतना बड़ा लैंड पार्सल लिया है एंड मैक्रोटेक डेवलपर्स डीबी रियल एस्टेट ये सब ने पैसा डाला है कंपनी में तो शायद से कुछ रियल एस्टेट का प्ले बन सकता है बट ये आपको एक एस्टिमेट लेना पड़ेगा. सो अगेन दिस वाज द होल वीडियो ऑन रिस्ट्रक्चरिंग. ये क्यों डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है लेंडर्स क्यों एक की हेयरकट लेते हैं. सो अगेन हमने ये डिस्कस करा कि काफी बार लेंडर्स क्या करते हैं बेसिकली जो अनसस्टेनेबल डेट पोर्शन होता है उसके बाद तो ये लोग राइट ऑफ कर लेते हैं या फिर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का एक मेजर रीजन ये होता है कि अगर ये लोग ने डेट पूरा राइट ऑफ कर लिया या ये लोग ने वो कंपनी को बैंकरप्टी कर दिया बेसिकली तो इन लोग का जो 40-50% का जो उनका हेयरकट था कभी कभार 70-80% का जो हेयरकट होता है वो उनको लेके लोन सेटल करना पड़ेगा. बट अगर वो बिजनेस को चांस दे टू सर्वाइव एंड थ्राइव बिकॉज इंडस्ट्री का टेलविंड स्ट्रॉन्ग है एंड अगर बिजनेस ग्रो करेगा एंड अगर वो ग्रोइंग बिजनेस में अगर वो लोग अपना शेयर होल्डिंग ले लेते हैं एंड बिकॉज अभी करंटली मार्केट बहुत ज्यादा बॉइंट है एंड काफी अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं ऐसी कंपनीज को तो वो लोग इक्विटी मार्केट में जो इनका जो शेयर होल्डिंग होगा उसको ओपन मार्केट में सेल करके भी काफी अच्छा डेट अपना रिकवर कर सकते हैं बेसिकली. तो इसकी वजह से आजकल काफी हम रिस्ट्रक्चरिंग केसेस देख रहे हैं जहाँ पे ये लोग डेट का इक्विटी कन्वर्जन करने के लिए ओके भी है बिकॉज ये लोग मार्केट में देख रहे हैं कि इतना अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है तो मार्केट में ही सेल करके अपना वो जो हमारा लॉसेस जो थे उसको रिकवर कर सकते हैं. सो अगेन आज के टाइम पे रिस्ट्रक्चरिंग इज अ वेरी कॉमन थीम एंड ये आगे जाकर और ज्यादा बढ़ता रहेगा जैसे हमारा कैपिटल मार्केट और ज्यादा डेवलप होता रहेगा एंड जैसे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्ट्रीमलाइन होते रहेंगे बेसिकली. सो अगेन द आइडिया हियर इज नॉट टू से कि ये कंपनीज आप जाके बाई कर लो बट टू लुक फॉर मोर कंपनीज जो रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू गो थ्रू कर रही है एंड ट्राई टू एनालाइज देम फ्रॉम योर ओन लेंस. वी हैव जस्ट गिवन यू अ फ्रेमवर्क जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो ऐसी कंपनीज के बारे में. So I hope you like this session and if you did then you can like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching this session. Goodbye.